शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग जब फिल्मों में चलता था तो फिर अच्छे अच्छे खामोश हो जाते थे। ऐसा जलवा था कभी कालीचरण का। लेकिन सियासत का रिवाज ही ऐसा है कि यहां हर दोस्त छलिया है। अब बिहारी बाबू को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि अब क्या होगा। आप भी कह सकते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और अपनी पार्टी को जो खामोश कहे उसे शॉटगन कहते हैं। मगर ये मत भूलिए सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। रामपुरी, कोल्हापुरी, हर पुरी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, भी बागी हैं। खामोश। एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। काली कप्तान को तो गाली भी कप्तान। बीजेपी के बागी, माफ कीजिएगा बीजेपी के शत्रु, पटना साहिब के सांसद, बॉलीवुड के विश्वनाथ, शॉटगन यानी कि बिहारी बाबू आजकल अपनी ही पार्टी को कह रहे हैं खामोश। बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ेंगे ना। खामोश खामोश। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड में अरसे तक विश्वनाथ रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक जमीन ही ऐसी है कि सूबे के सियासी धर्म युद्ध में जानी दुश्मन तो छोड़िए, दोस्ताना भी एक दूसरे का लोहा देखकर कहता है कि हमसे ना टकराना। लगता है बिहारी बाबू के नसीब में क्रांति ही है। असली नकली समझकर भी शान में अपनी ही पार्टी को कह रहे हैं जीने नहीं दूंगा। गुंडा राज का खात्मा वही कर सकता है जो स्टेट का सबसे बड़ा गुंडा है। पटना साहब मेरी पहली चॉइस है, पटना साहब मेरी दूसरी चॉइस है, पटना साहब मेरी आखिरी चॉइस है। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चुनाव के संदर्भ में लोकेशन वही होगा, पटना पटना और पटना। मुकाबला जुबानी गोला बारूद से हो तो आग ही आग, नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगा। अपनी ही पार्टी में कैदी बन गए। बिल्लू बादशाह कह रहे हैं कि जवाब हम देंगे तो जलजला आ जाएगा। खामोश। अब देखना है कि आखिरी बाजी किसके हाथ रहेगी। अब रही बात यहाँ पे कि कहते हैं 40 की 40 सीटें जीतेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ उन 40 सीटों में कहीं मेरी सीट तो नहीं गिन रहे हैं। मेरी सीट तो लगता है जो भी होगी, जहां से भी होगी, और आपको पता है वो सुरक्षित होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगी। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के नेता उन्हें खुद गर्ज कहें या इसे नाइंसाफी बताएं। भारतीय जनता पार्टी में अगर हूं भी तो उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं। शत्रुघ्न सिन्हा हो या कोई सिन्हा हो, सीधा बात है, जो थाली में खाएगा वो छेद करेगा, उसे गद्दार कहा जाता है। गद्दार 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 गद्दार। बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुके बिहारी बाबू बिहार की सियासी पर्दे पर सीन भूल रहे हैं। संवाद याद तो है, लेकिन कौन सी बात कब और कहां बोल दें कह नहीं सकते। लिहाजा इस किरदार पर सीने प्रेमियों, माफ कीजिएगा सियासत के प्रेमियों का रिएक्शन कमाल का है। जो गुड़ खा के ही मौत के करीब जा रहा है उसको जहर देने की कोई जरूरत नहीं है। जख्म होते हैं शरीर में जो खुद ही निकल जाता है मवाद, उसको ऑपरेशन नहीं किया जाता है। जो मवाद नहीं निकलता उसको ऑपरेशन किया जाता है। आश्चर्य है कि बीजेपी कितनी डरपोक पार्टी हो गई है कि शत्रुघ्न सिन्हा लगातार जिस तरह की बात बोल रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी और के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके बावजूद उनको निकालने का साहस नहीं कर पा रहे। शत्रु जी हमारे मित्र हैं, हम उनको अपना शत्रु नहीं मानते। वो अच्छे अदाकार भी रहे हैं, वो अच्छे मित्र भी रहे हैं और चुनाव के वक्त कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। शत्रुघ्न सिन्हा जी कोई भी फैसला लेंगे,
बिहार की आवाम उनके पीछे होगी। राष्ट्रीय जनता दल और हमारे तमाम गठबंधन सहयोगी उनके पक्ष में होंगे। उनका कद बहुत बड़ा है। मैं समझ रहा हूं कि वो निर्णय लेंगे, आवाम पीछे आएगी। भले जमाना दीवाना हो, लेकिन सियासी रणभूमि में फिल्मों के बेताज बादशाह जख्मी बताए जा रहे हैं। बीजेपी के पुराने हीरा का प्यार का रिश्ता टूट गया है, तो बिहारी बाबू आसानी से खामोश नहीं होने वाले। अब तो जो भी मिलता है उससे बिहारी बाबू बस यही कहते हैं कि बोल देना छेनू आया था। शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा मैं। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा? मुझे राजनू से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। यह तो रैला के मुकाबले तो खैर बिल्कुल नहीं थी है, बट अपनी ही पार्टी के बहुत सारे रैलीज हुए हैं, उनके मुकाबले भी छोटी थी, अच्छी नहीं थी, तंदुरुस्त रैली नहीं थी ये। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रशांत किशोर, जी हां, वही अपने पीके देश की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। कभी पॉलिटिक्स के पवेलियन में बैठकर पार्टियों के लिए प्लान बनाया करते थे, लेकिन आजकल सीधे मैदान में उतरकर नेताओं के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से हुआ यह है कि शांत रहने वाले प्रशांत ने अपने बयानों और कारनामों से बिहार की सियासत को अशांत करना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर की सभा में प्रशांत किशोर ने राजनीति का पूरा हिसाब किताब ही पलट कर रख दिया। आज तक तो जनता को यही लगता था कि हम ही वोट देते हैं तो मुखिया, सरपंच, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनाता है, लेकिन ये बीच में प्रशांत किशोर कहां से आ गया जी? यहां तो संसदीय प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायत समिति सब इधर से उधर हो गया। अब वही होगा जो प्रशांत किशोर चाहेंगे। कि अगर किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने में मैं मदद कर सकता हूं तो बिहार के नौजवानों को मुखिया बनने में। कायदे से विरोध तो इस बयान का भी खूब होना था, लेकिन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। वैसे हंगामे का क्या है, कब किस बात पर हंगामा हो जाए कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में हम इनको आजमा के देख चुके हैं। इनके वजह से हम 27 सीट से 6 सीट पर चले आए। तो पीके अपना परफॉर्म दिखा चुके हैं कि उनकी क्षमता क्या है। पीके इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, बढ़िया मंच सजा सकते हैं। वोट अगर पीके के नाम पे मिल रहा है तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जरूरत क्या है? किसको इन्होंने पीएम बनाया और किसको इन्होंने सीएम बनाया? प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वही बात तो कह रहे हैं भाई। और प्रशांत जी किस आधार पर इस बात का दावेदारी कर रहे हैं? प्रशांत जी तो नीतीश कुमार को भी पीएम बनाने के लिए अभी भी तत्पर हैं, लगे हुए। प्रशांत किशोर की सियासत में सीधी एंट्री से पहले की पारी शानदार रही है, बिल्कुल हाई प्रोफाइल, रिजल्ट ओरिएंटेड। लेकिन बिहार की राजनीति में घुसते ही मिजाज गड़बड़ा गया। जब पीके पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे थे तो जमकर बवाल हुआ था। इतना ईंटा पत्थर चला कि पूछिए मत। अब फिर से एक बयान को लेकर बवाल मचा है। पीके ने महागठबंधन से अलग होने पर जेडीयू को लेकर बयान दिया था कि उस वक्त पार्टी को सरकार बनाने की बजाय चुनाव में जाना चाहिए था। इसे लेकर जब आरसीपी सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। इसमें बस दो ही बात मैं आपको रखना चाहूंगा कि जिस समय गठबंधन टूटा था उस समय जिनका आप नाम ले रहे हो पार्टी में नहीं थे।
उनका ज्वाइनिंग तो अभी हमारी पार्टी में हुआ है, तो उस समय की गतिविधि के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की है। और जहां तक जो निर्णय था पार्टी का, हमारे नेता का महागठबंधन से अलग होने का, उस परिस्थितियों के बारे में हमने एक बार नहीं कई बार स्पष्ट कर दिया है और हमारी पार्टी में पूरी सहमति थी। पीके साइडलाइन नहीं हो गए हैं। पीके जेडीयू को 2 गुट में बांटे हैं। पीके जब सही बात बोलते हैं तो इन लोग को कड़वा लगता है। इनके जो प्रवक्ता है उन लोग का वैल्यू पूछ खत्म हो गया। बड़बोलेपन पीके बर्दाश्त नहीं करते, ये लोग बड़बोलेपन है। निजी और व्यक्तिगत बयान भी होते हैं, लेकिन बड़े पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। हमारे यहाँ कोई सिर्फ उड़ावल जैसी स्थिति नहीं है। पूरी तरह से पार्टी एकजुट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी जो भी सामने चुनौतियां हैं उनका सामना करने में सक्षम है। आरसीपी के बयान के बाद प्रशांत किशोर का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन बिहार की राजनीति के धुरंधरों की जुबानी जंग शुरू हो गई। विपक्षियों ने प्रशांत किशोर के बहाने जेडीयू बीजेपी के रिश्ते पर फिर हमला किया। जो सिद्धांत विहीन राजनीति जो है वो पाप है। तो आपका सिद्धांत क्या है? जिसके खिलाफ लड़े, ठीक पलटी मार के वहीं चले गए। तो ये तो गांधी जी के नजरों में सबसे बड़ा पाप है। तो इसी की ओर इशारा किया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर के इस बात का हम पूरा समर्थन करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी ये बात तब बोल रहे हैं जो उनके आए हुए लगभग हम समझते हैं कि 8-9 महीना हो गया या 1 साल हो गया, तब ये बात बोल रहे हैं। ये बात वो इसलिए बोल रहे हैं कि गांधी मैदान में जो नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, जो नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी के सहयोग से हुई और पूर्ण रूपेण असफल हुआ, लेकिन हार का ठिठरा मेरे माथे पे नहीं फूटे, इसलिए पहले ही से उन्होंने लाइन ले लिया है। तो हम तो समझते हैं कि अगर पीके कुछ कहे होंगे, हम नहीं सुना है, लेकिन आप जब कह रहे हैं, एक चैनल ने और हमसे रिएक्शन लिया है, यदि वो कहे हैं तो वो माननीय नीतीश कुमार की बात है। यानी नीतीश कुमार जी को पहले ऐसा लगा होगा कि चुनाव में जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनको मना किया है। हम कहना चाहते हैं कि नैतिकता का तगाजा था कि जब वो जिस महागठबंधन से चुनाव जीत के गए थे, सरकार बनाए थे, अब कुछ दूसरा निर्णय ले रहे थे, तो निश्चित रूप में उनको चुनाव करा देना चाहिए था। प्रशांत किशोर की हैसियत जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 की है, लिहाजा उनसे जुड़ा मसला हो तो बवाल तो मचना ही था। सत्ता पक्ष के सुरमाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी के नेता बचाव में उतर गए। उनका व्यक्तिगत बयान है और गठबंधन तो जदयू के साथ हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनका फैसला था करके। प्रशांत किशोर को सियासत का चाणक्य कहते हैं, लेकिन एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि बिहार ही असली चाणक्य की धरती है। लिहाजा पीके बिहार की पॉलिटिक्स का ट्रिक जरा देखभाल के। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के नए नवेले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार सुर्खियों में हैं। अपराधियों से ज्यादा डर तो पुलिस वालों को लगा हुआ है कि ना जाने कब डीजीपी साहब अचानक थाना में पधार जाएं। खूब मीडिया में छाए भी हुए हैं, लेकिन लगता है कि डीजीपी साहब का ये रवैया सीएम साहब को सूट नहीं कर रहा है। तभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबके सामने डीजीपी साहब को नसीहत दे दी कि ज्यादा मीडिया में मत मंडराइए, काम पर ध्यान दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री कहते भी रहते हैं बराबर कि हम जो मांगिए देने के लिए तैयार हैं। आप हमको सुशासन दीजिए, कानून का साम्राज्य, कानून का राज, कानून का शासन स्थापित कीजिए। तो हम लोगों ने, जब मैंने प्रभार लिया तो अपने अधिकारियों के साथ बात की और मैंने 3-4 काम किया कि चमत्कारिक परिणाम आएंगे 100 दिन के बाद। आप लोग इस बात को देखेंगे, चमत्कारिक परिणाम। तो देखना तो आप लोगों को, हम लोग तो मॉनिटर कर सकते हैं, हम तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये काम करिए, लेकिन करना तो आप लोगों को है। जो पुलिस बल के हैं यहाँ पर वरीय पदाधिकारी सब लोग बैठे हुए हैं और डीजीपी साहब का भाषण हो ही गया तो मुझको ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन जो भाषण दे रहा है मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। मीडिया का आप नहीं जानते, अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले।
इसलिए हम हाथ जोड़े रहते हैं। मेरे सामने कोई मीडिया कहता, हम हाथ जोड़े रहते हैं कि भाई हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आज पब्लिसिटी मिलेगी तो कल तो नष्ट होना ही, पक्का नष्ट हो जाइए। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की, जहां का हाल तो आप जानबे न करते हैं। आपको कहें भी क्या, महागठबंधन नहीं भी बना है और बन भी गया है। ये दोनों बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी तरह का बयान हम लोगों को भी सुनने को मिल रहा है। दरअसल झारखंड के महागठबंधन में गोड्डा की गांठ ऐसी गहरी लगी है कि खुलते नहीं खुल रही। 18% माइनॉरिटी का वोट हम है, इसीलिए कांग्रेस यहां से दावेदार है। यादव के इतने वोट हैं तो इसलिए जेवीएम यहां से दावेदार है। तो कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ वो लोग चले गए, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी प्रयास है कि वोट बिखराव ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत है कि गठबंधन महागठबंधन बने। 10 साल में मैं पूछना चाहता हूं आपको, आपने झारखंड को क्या दिया? इस गोड्डा की धरती पर आया था भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर। जी हां, गोड्डा को लेकर सब गड्ढमड्ढ हो गया है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या जेवीएम, कोई मानने को तैयार नहीं। जेवीएम के प्रदीप का पराक्रम कहें या कांग्रेस के सुल्तान की फरमाइश, इधर निशिकांत का निश्चय भी अडिग है। कुल मिलाकर झारखंड में चुनाव की तारीख आने से पहले ही गोड्डा का मुकाबला शुरू हो गया है। आज मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि यदि मैं 2019 में चुनाव हार गया तो मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी एमपी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुझे अपने काम पर भरोसा है, मुझे अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है। हमें लगता है कि पहली पार्टी है इस राज्य की जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहती है, झारखंड को बचाना चाहती है और इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष ताकत की एक इमारत बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चाह रही है, उसमें भी हम एक कीट जोड़ना चाहते हैं। जिन सीटों को जीत करके हम बीजेपी को परास्त कर सकते हैं, अपनी दावा पेश की है और वो सीट है चतरा, कोडरमा और गोड्डा। आपको कांग्रेस को बचाना है वहाँ संथाल परगना में। अभी तक तो आप अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अभी तो आप बार बार ये कह रहे थे गोड्डा में सिर्फ फुरकाना शाही लड़ेंगे, अब आज आप ये कह रहे हैं कि नहीं गोड्डा डॉक्टर अजय लड़ जाए। देखिए मैं पिता के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस के लिए मैं लड़ता हूँ। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस है तो इरफान अंसारी है। चुनाव की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही है, लेकिन गठबंधन की गांठ खुलती नहीं दिख रही। तमाम पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि वो साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इसकी कवायद भी जारी है। लेकिन हुजूर, इस कसरत का असर भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन वोट का बिखराव का जो विषय है, इस विषय को ध्यान में रखते हुए चीजों को सामूहिक रूप से चीजें सोची जा रही है। उन्होंने देखा है इनकी जो राजनीतिक जमीन, सिल्ली, गोमिया, सभी जगह इनको राजनीतिक औकात बताने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। गोड्डा पर विपक्ष गुत्थम गुत्था है तो बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा रखा है। अभी हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हुआ था, जीत का दावा किया गया, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज का पुलिंदा भी खोल दिया गया। विधानसभा, गोड्डा लोकसभा दोनों ही भाजपा का गढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से घबराई हुई है, जेवीएम से घबराई हुई। और मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन। यहाँ रघुवर दास की सरकार बनने के बाद झारखंड की जनता को मालूम पड़ता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हो तो विकास कैसे होता है, ये पहली बार अनुभव में आ रहा है। गोड्डा के बगैर बाबूलाल मरांडी गठबंधन करने को तैयार नहीं, तो कांग्रेस मन बना चुकी है कि गोड्डा को आसानी से नहीं छोड़ना है। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए फायदा मिलेगा या फिर अंतिम वक्त में महागठबंधन में कोई रास्ता निकल जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेता लोगों के लाइफ में भी बड़ा टेंशन रहता है, पूछिए ही मत। और अगर सत्ताधारी हैं, बड़का कुर्सी पर बैठे हैं, तो फिर कहिए ही मत। क्या बताएं, पूरा तनाव का ही मामला है। लेकिन सियासत से हटकर जब कोई तस्वीर
किसी बड़े नेता की आती है तो बतकही को भी बड़ा मजा आता है। आप भी देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का ये अनोखा अंदाज। तो जब बतकही शुरू होला तो कहीं रुकेला, इतना चलते रही। लेकिन आज बतकही में बस इतना ही। लेकिन आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला यहां लगातार जारी है। नमस्कार।